आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 15। जब तक मुझे होश आया सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं एक होटल के कमरे में बिस्तर पर बदहवास सी पड़ी थी। मेरे कपड़े सारे अस्त व्यस्त थे। पूरे शरीर पर जख्मों के निशान मेरे साथ की गई दरिंदगी की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। आसपास कोई भी नहीं था। वो मुझे इस कमरे में अकेली छोड़कर जा चुका था। आधी रात हो चुकी थी। मेरे मोबाइल पर अनगिनत मिस कॉल थे जो मेरे परिवार वालों ने किए होंगे। वो परेशान हो रहे होंगे। मैं उठी और खुद को व्यवस्थित किया। अपनी चुन्नी से अपना चेहरा ढका और होटल से बाहर निकली। यहाँ से मेरा घर कोई 2 किलोमीटर दूर होगा। मैं पैदल ही चल पड़ी। ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर रहा होगा। मैं जानती थी कि इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। घर पहुंचकर देखा तो घर का दरवाजा खुला था। शायद कोई नहीं सोया था। जिसकी जवान बेटी की आधी रात तक कोई खोज खबर ना हो, उस परिवार में कोई सो भी कैसे सकता है। मुझे देखकर माँ की चीख निकल गई। उस वक्त मैं खुद एक पूरी कहानी थी। वो भयानक कहानी थी जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता था। पिताजी दर्द के साथ गुस्से से भी भरे थे। उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया, लेकिन वो भी जानते थे कि इसका कोई फायदा नहीं था। वो रात हम सबने रोते हुए ही गुजारी। अगले दिन मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो पिताजी ने निष्कर्ष निकाला कि इस सब में मेरी ही गलती थी। मैं जानबूझकर उस लड़के से मिलने गई थी। वो तो मेरी शक्ल तक न देखना चाहते थे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाने से भी मना कर दिया। कहा पूरी दुनिया को नहीं बताना है कि हमारी इज्जत लुट चुकी है। मैं महीने भर तक एक ही कमरे में बंद रही। कब दिन होता कब रात होती कुछ पता ही नहीं चलता था। हर वक्त बस रोती ही रहती थी, जैसे इस सब में मेरी ही गलती हो। रात जो डरावने सपने आते थे, रात को अचानक नींद से उठ जाती थी। कई बार सोचा कि इस जिंदगी को खत्म कर लूं, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं थी। फिर एक दिन मेरे मामा जी मिलने आए। जब उन्हें इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वो मुझे जयपुर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वहाँ हमारे साथ ही रहेगी और पढ़ाई भी कर लेगी। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। आस पड़ोस वाले भी सवाल करने लगे थे। मैं कई दिनों से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए उन्हें भी लगा कि सबके लिए यही सही है। मैं मामा जी के साथ यहाँ आ गई। उन्होंने मुझे नया नाम दिया, वैदेही। वो वैदेही जिसे हमेशा अपने निर्दोष होने की परीक्षा देनी पड़ी है, चाहे गलती किसी की भी हो। मुझे लगा था मेरे नाम के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मीनाक्षी को मैं जरूर छोड़ आई थी, लेकिन मीनाक्षी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मुझे पता ही नहीं चला कब मुझ में मीनाक्षी और वैदेही दोनों एक साथ रहने लगे थे। फिर यहाँ मुझे तुम मिले जय। तुमने मुझे समझा, चाहा, प्यार किया, जैसे तुम ही मेरी दुनिया थे। लेकिन मैं कभी तुम्हें सच नहीं बता पाई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये दुनिया बर्बाद हो जाए। तुम्हें खो नहीं सकती। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन मुझे वो मिली, अनामिका। जय उदयपुर मीनाक्षी के घर पर था। सामने एक कुर्सी पर मीनाक्षी के पिता बैठे थे। उनके पीछे ही उनका बेटा खड़ा था। बरामदे में दूर अपना सिर पल्लू से ढके एक खम्बे के सहारे मीनाक्षी की माँ खड़ी थी। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीनाक्षी के पिता जय से नजर नहीं मिला पा रहे थे। उनके सामने एक अनजान शख्स बैठा था, जिसने उनकी बेटी से शायद उनसे भी ज्यादा प्यार किया था। आपकी बेटी आप सबसे बहुत प्यार करती है, जय ने उन्हें ढांढस बताते हुए कहा। वो जानता था कि मीनाक्षी के पिता को इस वक्त दुख से ज्यादा पश्चाताप था। वे खुद भी जानते थे उन्होंने जाने अनजाने अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तुम्हारा बहुत आभार बेटा। उस घटना के बाद हम हमारी अपनी बेटी को ही स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन तुमने उसे अपना लिया। तुम्हारे लिए भी ये बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा, मीनाक्षी के पिता ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। उन्हें नहीं मालूम था कि जय वैदेही की मौत तक उस घटना से अनजान था। जय भी नहीं जानता था कि अगर वो वैदेही की सच्चाई जानता तो क्या वो उसे स्वीकार कर पाता। लेकिन एक बात वो जानता था कि जयपुर से यहाँ आने तक उसके मन में इस बात का गुस्सा नहीं था कि वैदेही ने उससे सच्चाई छुपाई, बल्कि इस बात का डर था कि वो इस तरह से उसकी जिंदगी से चली गई। वो उसका इतना विश्वास नहीं जीत पाया कि वैदेही उसे सच बता पाए। जय ये सब मीनाक्षी के पिता को बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि ये सब आपके लिए आसान नहीं रहा होगा।
जय ने कहा। लेकिन अगर आपने अपनी बेटी को दोषी मानने के बजाय उसकी पीड़ा को समझा होता, अगर उसे एक कमरे में बंद करने के बजाय उसकी बात को सुना होता, अगर उसे खुद से दूर करने के बजाय उसके पास जाने की कोशिश की होती, तो शायद वो आज जिंदा होती। जय एक पल को रुका। मैं ये नहीं कह रहा कि मीनाक्षी की मौत के आप जिम्मेदार हैं। उसका कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन उससे पहले उसने जो कुछ सहा उसके शायद आप जिम्मेदार जरूर हैं। जानता हूँ बेटा, मीनाक्षी के पिता ने कहा। मेरी गलती माफी के लायक नहीं है और अब तो मुझे माफ करने वाली भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मीनाक्षी के पिता फूट फूट कर रोने लगे। जय वापस जयपुर अपने घर पहुंचा। जैसे ही पता चला, विनय और नित्या भी उसके घर पहुंच गए। तुम ठीक हो ना जय? नित्या ने पूछा। उसे अब भी इस बात की चिंता थी कि वो अचानक शहर से दूर चला गया। हाँ, जय ने संक्षिप्त जवाब दिया। मीनाक्षी के बारे में कुछ पता चला? विनय ने सवाल पूछा तो नित्या ने उसे गुस्से से देखा। उस वक्त उसका ये सवाल पूछना उसे अच्छा नहीं लगा। मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है, जय ने उन्हें देखते हुए कहा। वैदेही का सच उसके दिल पर एक बोझ था और वो ये बोझ अकेला नहीं सह सकता था। वैदेही ही मीनाक्षी है, जय ने विनय की तरफ देखकर कहा। मतलब? दोनों आश्चर्य से जय की तरफ देखने लगे। जय ने उन दोनों को वैदेही की पूरी सच्चाई बताई। सब सुनकर विनय और नित्या दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जय कोई कहानी सुना रहा है। ये तो वैदेही है ही नहीं जिसे वो जानते थे। हमेशा मुस्कुराने वाली वैदेही अपने सीने में इतना दर्द लिए घूम रही है, वो सोच भी नहीं सकते थे। दोनों की आंखें आंसुओं से सराबोर थी। तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? विनय ने पूछा। वैदेही की डायरी से। उसने मुझसे कहा था कि वो उसकी दोस्त मीनाक्षी की डायरी है। जब अनामिका ने मीनाक्षी का जिक्र किया तब मुझे इसके बारे में याद आया। कुछ देर तक सब खामोश बैठे रहे, जैसे वे सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वैदेही ने आत्महत्या क्यों की। विनय ने पूछा। जय उसे देखने लगा। मतलब कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, वो अपने अतीत को पीछे छोड़ आई थी, तो उससे अब ये कदम क्यों उठाना पड़ा? इसका जवाब भी शायद अनामिका के पास ही है, जय ने कहा। जय, नित्या ने एक बार विनय की तरफ देखा। हमें अनामिका के बारे में कुछ बताना है। जय उसे घूरने लगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं अनामिका के घर गया था, ये पता लगाने की अनामिका ने मेवाड़ी कहाँ से सीखी। दरअसल उसकी एक नौकरानी थी, वो उदयपुर से ही थी। 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। जय गौर से सुन रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, नित्या ने आगे कहा। मैं एक क्लाइंट का केस लड़ रही थी। उसकी बीवी ने आत्महत्या की थी और उसके ससुराल वालों ने उस पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था। उन्होंने एक बहुत ही महंगे वकील को हायर किया था, जो कि उनके लिए इम्पॉसिबल था। नित्या कुछ पल रुकी, जैसे जय को सब समझने का वक्त दे रही हो। मेरा क्लाइंट बार बार मुझसे कहता है कि उसकी बीवी जहाँ काम करती थी, वो लोग उसे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट? उसकी बीवी मिस्टर सुबोध के यहाँ काम करती थी, अनामिका के पिता। नित्या ने अपनी बात खत्म की तो जय उन दोनों को देखने लगा। उसके दिमाग में इस सारे मामले की कड़ियां जुड़ने लगी थी। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता, लेकिन एक दिन मुझे वो मिली, अनामिका। पहले ही मुलाकात में उसने मुझ में वो देख लिया जो आज तक कोई नहीं देख पाया था। उसने मीनाक्षी को देख लिया था। अतीत हमारी परछाई की तरह है, लगातार हमारे साथ चलता रहता है। हम उसे भुला तो सकते हैं, मगर मिटा नहीं सकते। जिंदगी के किसी मोड़ पर जब हमें लगता है कि हम उसे पीछे छोड़ चुके हैं, वो फिर से हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। याद है उसने पहली मुलाकात पर कहा था, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उसने मेरे उस दर्द को देख लिया था जो मैंने इतने वक्त से अपने अंदर छुपा रखा था। फिर जब मैं उसे अकेले में मिली तो मुझे पता चला कि उसके अंदर एक दूसरा इंसान है, सेकंड पर्सनालिटी, माधवी। उसका और मेरा दर्द एक जैसा था। जय और विनय अनामिका के कमरे में थे। वो बिल्कुल शांत बैठी थी। अनामिका, जय ने उसके पास जाकर कहा। उसने अपना चेहरा उठाकर जय की तरफ देखा। उसके बाल बिल्कुल अस्त व्यस्त थे।
आंखें पूरी लाल थी, चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। मैं मीनाक्षी के बारे में जान गया हूँ। अनामिका वापस जमीन की तरफ देखने लगी। अफसोस, वो खुद मुझे ये सब नहीं बता पाई। जय उसके पास बैठ गया। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जय ने धीरे से पूछा, जैसे उसके कान में कह रहा हो। माधवी, जय ने उसके और पास आकर कहा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अनामिका ने एक नजर उठाकर जय की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो वापस नीचे देखने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ सुबोध ने कुछ गलत किया था। अनामिका ने वापस ऊपर देखा। बस मुझे ये जानना है कि हुआ क्या था। अनामिका अब भी खामोश थी। माधवी, जय ने थोड़ा जोर से कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अनामिका गुस्से से तमतमाने लगी थी। थने बताऊं मैं? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। थने? उसने उसे घूरते हुए कहा। थारी लुगाई बताई थने? आपड़ी लुगाई रो साच जान गयो? थारो आप रो साच बोनी जाननो थने? मेरा कौन सा सच? जय ने गुस्से से पूछा। वो अनामिका की इन पहेलियों से तंग आ गया था। जो थे थारी लुगाई नु छुपायो हो। अनामिका ने अपना चेहरा जय के पास लाकर कहा। बा जानती थी, जो थू ना जाने वो भी जानती थी। उसने रोते हुए कहा, थारी लुगाई यूं ही ना मरी, मारा वास्ते मरी बा, थारे वास्ते मरी। सब डरते हैं। वो एकदम शांत हो गई। उसकी आवाज सामान्य हो गई। अनामिका ने अपना सर पकड़ लिया। वो भी डरती थी, मैं भी डरती हूँ, तुम भी डरते हो। उसने जय की तरफ देखा और बेहोश होकर नीचे गिर गई। अगले दिन रात का वक्त था। सूरज कब का अपना काम कर क्षितिज में डूब चुका था। लोग भी अपना काम कर वापस अपने घरों पर लौट चुके थे। दिन को दिव्या के घर पर हुई बातें अब भी जय के जहन में घूम रही थी। उसने कहा था कि वैदेही उसके बारे में जानती थी। वो क्या जानती थी, कितना जानती थी, ये जय को अब भी नहीं पता था। लेकिन दिव्या ने कहा था कि उसने उसके 2 दोस्तों की जिंदगी बर्बाद की थी। इसका क्या मतलब था? उसकी एक दोस्त वैदेही थी, दूसरी दोस्त स्नेहा। जय उस घर के सामने खड़ा था जिसका पता बड़ी मुश्किल से उसने ढूंढा था। वो स्नेहा का घर था। जय ने घंटी बजाई तो कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा घंटी बजाई तो आवाज आई, रुको, आई। स्नेहा ने दरवाजा खोला। गले में एप्रिन, माथे पर हल्का पसीना, हाथ में एक चम्मच लिए खड़ी थी। शायद खाना बना रही थी। स्नेहा जय को अचानक देखकर चौंक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आश्चर्य और डर जैसे हजारों भाव उसके चेहरे पर आकर जा रहे थे। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जय, तुम यहाँ? स्नेहा ने कहा और एक तरफ होकर उसे अंदर आने के लिए जगह दे दी। कैसी हो? न चाहते हुए भी जय के मुंह से निकल ही गया। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। जय लगातार उसे घूरे ही जा रहा था, मगर कितनी भी कोशिश करके भी वो ये चेहरा नहीं पढ़ पा रहा था। दर्द, डर, शिकायत, न जाने क्या क्या था उसके चेहरे पर। तभी अचानक कुकर की सीटी बजी तो दोनों की तंत्रा टूटी। तुम बैठो। स्नेहा ने पास ही पड़े एक सोफे पर उसे बैठने का इशारा किया और किचन की तरफ भागी। वो गैस बंद करके एक गिलास पानी लेकर वापस आई। अभी अचानक कैसे आना हुआ? उसने जय को पानी का गिलास देते हुए पूछा। वो अब भी जय से नजरें नहीं मिला रही थी, जैसे कि वो उसकी आंखों से सारा सच जान लेगा। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, बस। जय ने उसे देखते हुए कहा। वो पास ही दूसरे सोफे पर बैठ गई। स्नेहा ने बस एक बार जय को देखा और फिर से नजरें चुरा ली। वो जानती थी कि जय अगर यहाँ तक आ गया था तो वो सच जाने बिना नहीं जाएगा। तुम वैदेही से पहले कभी मिली थी? जय ने पूछा। हाँ, स्नेहा ने जय की आंखों में देखकर कहा। तभी एक छोटी बच्ची कमरे से बाहर आई। मामा, उसने स्नेहा के पास आकर कहा।